गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 19 मई 2021 है और हम प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला 2DG के बारे में, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कैसे बनाए जाते हैं, विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाता है और संवेदना के बारे में। 2DG यह क्या है? 2DG दरअसल यानी कि 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज या कोविड-19 का एक ड्रग है जिसे पब्लिक के लिए अब शुरू कर दिया गया है। हालांकि इसे 1 मई 2021 को ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI के द्वारा इमरजेंसी मेडिकल यूज के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अब इसे आम पब्लिक के लिए शुरू कर दिया गया। ये जो दवा है 2DG, इसे बनाया DRDO का ही एक लैब है, इनमास इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। यह जो दवा है अभी कोविड-19 कारण जिन लोगों को ऑक्सीजन लेने में समस्याएं आ रही है, तो ये जो दवा है उनको ये काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। यह दो जो टाइगर रिजर्व है इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों में 4 बाघों की मौत हो गई है। ये जो बाघों की मौत हुई है उसका कारण तो बताया गया नेचुरल ही है, यानी कि प्राकृतिक है, ना कोई यहाँ वायरस या फिर पोचिंग कारण हुआ है, यानी कि यह नेचुरल कारण है। उल्लेखनीय एक कान्हा जो है वहाँ पे भी 8 मई को एक बाघ की मृत्यु हो गई थी, यहाँ पर उसे देखा गया था। बात करें कान्हा की, यहाँ पर पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं और ये जो है 2018 का जो टाइगर सेंसस हुआ था उसके अनुसार सर्वाधिक जो बाघ है 526 बाघ वह मध्य प्रदेश में ही है, तो यह टॉप पे है। अब बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व की। इसे कान्हा किसली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसे 1 जून 1955 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह जो है वहाँ के 2 जिलों में फैला हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, मांडला और बालाघाट। ये जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, यहाँ पर न सिर्फ बाघ बल्कि बंगाल टाइगर, लियोपर्ड और स्लोथ बियर, बारहसिंगा के अलावा ये ढोल भी पाया जाता है। ढोल क्या होता है? यह जंगली कुत्ता होता है, ढोल। यह जो है कान्हा टाइगर रिजर्व, यह पहला ऐसा नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व है जिसने अपना एक मास्कोट जारी किया था। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये भूर सिंह है जो कि एक बारहसिंगा है, इसका नाम रखा गया भूर सिंह। तो ये क्या है? एक प्रकार से मास्कोट है, यानी कि इसका पहचान है इस टाइगर रिजर्व की। यहाँ पर बाइगा जनजाति भी पाए जाते हैं, यानी कि इनका निवास यहीं पे है, बाइगा जनजाति का, बाइगा ट्राइब। इसमें हमें दूसरा देखना है पन्ना टाइगर रिजर्व को। पन्ना टाइगर रिजर्व भी 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन? पन्ना और छतरपुर में। यहाँ पे देखिए, इसे 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तब यह देश का 21वां और राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व था। ये जो टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व, यहीं पर केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यहीं पर केन नदी भी बहती है, तो यानी कि एक कैचमेंट एरिया में उसके आता है। किसके? केन टाइगर, ये जो केन नदी है उसके। कौन? पन्ना टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 6 टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे पन्ना, संजय धुबरी, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा। कहीं कहीं आपको सुनने को मिलता होगा या पढ़ा होगा आपने रातापानी के बारे में। रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि फैक्ट है वो गलत है। आप अगर NTCA के वेबसाइट पे जाएंगे, NTCA, वहीं से जो मैप है लिया गया है, इस पर आपको टोटल 51 टाइगर रिजर्व के लिस्ट मिलेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 हैं और उनमें रातापानी का चर्चा नहीं है। रातापानी को बनाने को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन उसे अब तक बनाया नहीं गया। यहाँ पे टोटल 6 आपने देख लिया है, पन्ना, संजय धुबरी, इसके अलावा बांधवगढ़, कान्हा, पेंच और सतपुड़ा। तो यह 6 ही टोटल है, इसमें रातापानी नहीं है। टोटल भी 51 टाइगर रिजर्व है देश में। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। हम जानते हैं जिलों का निर्माण कैसे किया जाता है। कल हमने डिटेल से पढ़ा था मलेर कोटला के बारे में। मलेर कोटला दरअसल इसे क्या किया गया है? पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। हालांकि इस पर काफ़ी विवाद कर दिया है कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। तो चलिए जानते हैं नए जिलों का निर्माण कैसे किया जाता है।
दरअसल नए जिलों के निर्माण के लिए या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जाता है या फिर जो विधान सभा होते हैं वहाँ पर बिल पास करके एक नए जिलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो राज्य की सरकारें होते हैं एक सिंपल सा एक नोटिफिकेशन जारी कर देती है ऑफिशियल गैजेट में और जिलों का निर्माण कर देती है। आपका प्रश्न उठ रहा हो क्या इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है? तो इसमें कोई भी भूमिका केंद्र सरकार की नहीं होती है, यानी कि स्टेट फ्री होते हैं डिसीजन लेने के लिए। लेकिन हाँ, अगर जो राज्य है वह चेंज करता है किसके जिलों के नाम में या फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके नाम को परिवर्तित करता है, तब उसे अनुमति लेनी होगी कहाँ? गृह मंत्रालय। इसके अलावा उसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड साइंस तथा रेलवे मिनिस्ट्री आदि से अनुमति लेनी पड़ती है। उससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना होता है। अभी देश में कुल 718 जिले हैं। नेक्स्ट है बंगाल में नया विधान परिषद निर्माण करने की घोषणा। या जो कैबिनेट की बैठक हुई नई सरकार की, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का निर्माण किया जाए। उल्लेखनीय है कि 1969 तक यहाँ पर विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया था 1969 में। ये जो विधान परिषद होते हैं इसके निर्माण के लिए जो राज्य सरकार है यानी कि बंगाल की सरकार, अब वह विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत करेगी जिसे वहाँ के गवर्नर के द्वारा अनुमति दी जाएगी, यानी कि पहले अनुमति लेनी होगी गवर्नर से। बात करें विधान परिषद के निर्माण की, तो इससे निर्माण किया जाता है संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 169। इसके लिए पार्लियामेंट जो यानी कि संसद यह निर्माण करती है किसे? विधान परिषद को। ये जो विधान परिषद है इसे निर्माण करने के लिए कम से कम जो विधानसभा होते हैं राज्य के, वहाँ से विशेष बहुमत से इसे पारित करना होता है और इसके बाद यह कहाँ पे जाता है? पार्लियामेंट में। और उसके बाद जो संसद होती है यह कानून पारित करके इसे यानी कि एक विधान परिषद का निर्माण राज्य में कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें संविधान संशोधन नहीं होता है। उल्लेखनीय कि आर्टिकल 169 जो होते हैं किसके लिए है? निर्माण के लिए। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल 171 क्लाउज 1, इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे विधान परिषद में सीट होंगे यानी कि जो सीट बनाए जाएंगे तो वह विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 294 टोटल है ना सीट बंगाल में, तो उसका 1/3 ही होगा, यानी कि कितने हो जाएंगे? 98। 98 सीट से ज़्यादा यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या वो नहीं होगी, और यह 40 से कम भी नहीं होगी। लेकिन गोवा में आपको पता है कि वहाँ पर कम है 40 से। तो समझ गए आर्टिकल 171 क्लाउज 1 के तहत क्या प्रावधान है कि जो सदस्यों की संख्या होगी यहाँ पर विधान परिषद में, वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होगा और 40 से कम नहीं होगा, यानी कि अधिकतम 1/3 किया गया और न्यूनतम 40, और टोटल है 294, जिसका 1/3 हो जाएगा 98 सीट। इसे भी आप याद रखिएगा। हम जानते हैं इसमें सदस्यों की नियुक्ति कैसे या फिर इलेक्शन इसमें कैसे किया जाता है। देखिए, इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं किससे? असेंबली से, यानी कि विधान सभा से ही इलेक्ट कर लिया जाता है। दूसरा है 1/3 जो उसके बाद होते हैं उसे म्यूनसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अन्य जो लोकल अथॉरिटी होते हैं राज्य के, उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। 1/12 जो सदस्य होते हैं इनको राज्य के टीचरों के द्वारा चुनाव किया जाता है, मतलब इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपका 3 साल हो चुका है, 3 वर्ष, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि आप भी इनके चयन, इनके इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। यानी कि 1/12 जो होते हैं मेंबर्स, यानी कि चयन करने वाले, वो कौन होते हैं? रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। इसके अलावा कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि नामित किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जो कि कई क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कॉर्पोरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। इन क्षेत्रों से इनका चयन किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। कुछ और फैक्ट हैं
जैसे कि अभी कहाँ कहाँ विधान परिषद हैं आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आप इस तरह से देखिए कहाँ कहाँ है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी और बिहार। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद है ना। कुछ और भी थे, कहाँ थे पहले, एक जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2019 का जो एक्ट पारित किया गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को भंग कर दिया गया है ना। तो पहले 7 थे, अब 6 हो गए, यूपी, बिहार, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यह 6 जो हैं टोटल हैं। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में भी 1957 में बनाया गया था विधान परिषद को और 1985 में इसे भंग कर दिया गया और पुनः जो है 2007 से अब तक यह यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि आंध्र प्रदेश में 1985 में भंग कर दिया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 1986 में एबॉलिश यानी कि भंग कर दिया गया था विधान परिषद को। पंजाब और वेस्ट बंगाल में यहाँ पे भी 1969 तक विधान परिषद हुआ करते थे, लेकिन इसे 1969 में एबॉलिश कर दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेदना के बारे में। दरअसल यह बच्चों के लिए एक टेली काउंसलिंग सेवा है जो कि कोविड-19 के समय बच्चों को जो स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहे हैं, जो उनको डर लग रहा है, इनसे उन्हें दूर किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे डरे हुए हैं कोविड-19 के कारण, तो उनको इस टेली काउंसलिंग से उनके डर को दूर किया जाएगा। ये जो सेवा है इसे शुरू किया गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि NCPCR। इसे हालांकि लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में भी, लेकिन पुनः जो कोविड-19 आया है जिस कारण से यह फिर से चर्चा में है। संवेदना को जो पूरा नाम है वो क्या है, सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस, यह इसका पूरा नाम है। और किसके तहत, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो NCPCR है यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे पार्लियामेंट के द्वारा कानून पारित करके बनाया गया था। उस कानून का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। और ये इफेक्ट है, मतलब प्रभाव में कब आया, ये 2007-5 मार्च को, यानी कि इस समय से यह कार्य कर रहा है। यह जो किस मंत्रालय के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मंत्रालय के तहत आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आप समझ गए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट किस मंत्रालय के तहत और कब और किस लिए बनाया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।